हाँ जी, कैसे हो सब। तो ये हमारी एक्सपेंस ट्रैकर ऐप में ओथ सर्विस का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि ओथ सर्विस में ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है और एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन का फ्लो क्या है, वो कैसे काम करेंगे, क्यों काफ़ी सारी ऐप्स लॉगिन नहीं मांगती आपसे काफ़ी देर तक, उसके पीछे क्या है, कैसे टोकन्स यूज़ होते हैं, वो हमने देख लिया था। राइट, अब सीधा स्क्रीन पे आते हैं। हमने HLD देख लिया था अभी तक का, हमने ये देख लिया था कि टोकनाइजेशन, ऑथराइजेशन ये सब क्या है। सीधा चलते हैं अपन डेटाबेस की चॉइस पे। ठीक है, उससे पहले क्योंकि हमें बिगनर फ्रेंडली बनाना है ये सब, तो मैं आपको बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होता है। राइट, तो सबसे पहले जब भी आपका कोई सर्वर होता है, ठीक है, आपका यहाँ पे एक फ़ोन है जहाँ से आप रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो ये आपका क्लाइंट है। ठीक है, जब भी क्लाइंट किसी सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो वो सर्वर क्या होता है, एक्चुअल में तो वो एक मशीन है। राइट, वो एक कंप्यूटर है जिस पे आपका सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, जिसके पास एक CPU है, कुछ रिसोर्सेज हैं लाइक रैम, CPU, कुछ मेमोरी, राइट, कुछ स्टोरेज। तो ये आपका सर्वर है। बट जब भी आप प्रोडक्शन में कोई चीज़ को डिप्लॉय करते हो तो वो एक सर्वर पे नहीं चलती, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में चलती है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि आपके जो सर्विस है वो डिप्लॉयड होगी बट उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस डिप्लॉयड होंगे। राइट, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो सर्वर है वो एट द एंड है क्या, वो एट द एंड आपका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। राइट, लेट सपोज कोई भी ये एक प्रोग्राम है, ये आपने लिखा है जिसका नाम है ABC। अब ये जो प्रोग्राम है इसको रन करना है किसी मशीन पे, तो एक ही मशीन पे हम इसको रन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कल को लेट सपोज आपके ट्रैफिक में एकदम स्पाइक आ जाता है, 10,000 रिक्वेस्ट आ जाती हैं एक सेकेंड में, जिसको हम बोलते हैं 10K RPS। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। राइट, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आपके पास सिर्फ एक इंस्टेंस है। तो इंस्टेंस मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जो रन हो रहा है। राइट, तो मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, मल्टीपल सर्वर आपके रन हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ABC यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है। तो ये आपका जो रिसोर्सेज है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे एक लोड बैलेंसर होगा, यहाँ पे एक लोड बैलेंसर होगा जो आपकी रिक्वेस्ट को बैलेंस करेगा। राइट, लेट सपोज 2000 रिक्वेस्ट इधर चली गई, 2000 इधर चली गई, 3000 इधर चली गई, 3000 इधर चली गई। राइट, तो 6 + 4 10,000। जस्ट एक अजम्पशन ले रहा हूँ मैं आपके लिए कि लोड बैलेंसर क्या होता है। तो लोड बैलेंसर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ही है, ये प्रोग्राम ही है जो हम यूज़ कर रहे होंगे। काफ़ी लोड बैलेंसर आते हैं, जैसे Nginx भी एक है, तो रिवर्स प्रॉक्सी भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो हम ये जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि लोड बैलेंसर कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है जो इस पर रिक्वेस्ट आती हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि SQL, अब आपका सर्वर है, आपने एक कोड लिखा, ठीक है, आपने एक कोड लिखा, कुछ नहीं आपने लिखा, कुछ भी आपने लिखा, उस कोड में आपका जो डेटाबेस यूज़ हो रहा है वो कुछ भी यूज़ हो सकता है। लेट सपोज MongoDB है, ठीक है, MongoDB यूज़ हो सकता है, SQL यूज़ हो सकता है, ठीक है, Postgres यूज़ हो सकता है, कुछ भी यूज़ हो रहा है, वी डोंट केयर। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेटाबेस के भी मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि डेटाबेस एक ही जगह पे चल रहा है। राइट, एक ही डेटाबेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आ जाएगा ना। एट द एंड आपका डेटाबेस क्या है, एक स्टोरेज सिस्टम है। किसी वो मशीन पे आप जिस पे डिप्लॉय कर रहे हो, जहाँ पे आपका डेटाबेस होस्टेड है, वहाँ पे उसका स्टोरेज सिस्टम वो यूज़ कर रहा है। कल को अगर ये एक डेटाबेस की मशीन ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के कारण पूरा ऐप शट डाउन हो जाएगा। राइट, पूरी सर्विस शट डाउन हो जाएगी। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ों को रखा जाता है। तो आपका जो डेटाबेस भी है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता चल गया डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सिंपल एक इंस्टेंस का मतलब क्या होता है। अब मैं बोलता हूँ, जब भी आप कोई डेटाबेस चूज़ करते हो तो सबसे पहला जो थॉट आता है वो आता है SQL चूज़ करें या फिर NoSQL चूज़ करें। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं SQL NoSQL में फ़र्क क्या है। देखो, SQL का मतलब सिंपल सा है कि जब भी आपका कोई रिलेशनल डेटाबेस होता है, रिलेशनल मतलब मैं बोलता हूँ एक स्कूल के लिए मेरे को डेटाबेस बनाना है। ठीक है, अब स्कूल के लिए एक टेबल मैं बना देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स। अब मैं स्टूडेंट्स में क्या रख सकता हूँ, स्टूडेंट की ID रख सकता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट का नेम रख सकता हूँ, ओके, फिर एक उनका रोल नंबर रख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने स्टूडेंट्स का एक टेबल बनाया और मैंने अब एक अपने प्रोफेसर्स का या फिर स्कूल में हम बोल सकते हैं टीचर्स का टेबल बनाया। राइट, अब मैंने टीचर्स का भी सेम ID रख सकता हूँ, उनका रोल रख सकता हूँ, उनका सब्जेक्ट रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब रख सकता हूँ।
अब स्टूडेंट्स और टीचर्स में एक रिलेशन भी हो सकता है, राइट। अब हर कोई स्टूडेंट हर एक टीचर से तो पढ़ नहीं रहा होगा। अगर कोई यहाँ पे S1 स्टूडेंट है, यहाँ पे कोई T1 उसका रोल है, तो ये टीचर जो है लेट्स सपोज फर्स्ट आईडी वाला, हो सकता है S1 इससे पढ़ रहा हो, ठीक है, और जो स्टूडेंट है और वो T2 से पढ़ रहा हो कोई और रोल वाले टीचर से, बट बाकी टीचर से वो नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ओके। तो रिलेशनल डेटाबेस जहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिलेशंस आते हैं वहाँ पे हम सीक्वल यूज़ करते हैं, जिसमें हम टेबल्स बनाते हैं। टेबल्स के अंदर रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स जो होते हैं, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, वो हम डिफाइन करते हैं टेबल बनाते वक्त। जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तब हम उनको क्वेरीज के थ्रू डिफाइन कर रहे होंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। कुछ सिलेक्ट क्वेरीज होती हैं एसक्यूएल के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, कुछ रोज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेबल से, कुछ आपकी अपडेट क्वेरीज होती हैं, नाम से क्लियर है। डिलीट क्वेरी होती है, ठीक है। ड्रॉप क्वेरी होती है टेबल्स को हटाने के लिए, और क्या क्या बोल सकते हैं हम, ऑल्टर, ठीक है, टेबल को ऑल्टर करने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो ऐसी क्वेरीज होती हैं। अब आप जब टेबल पहली बार बनाओगे तो हम क्रिएट क्वेरी का यूज़ कर रहे होंगे टेबल बनाने के लिए। तो जब हम यूज़ करेंगे क्वेरीज को, आपको समझ आ जाएगा कि क्वेरीज लिखते कैसे हैं, तो टाइम टू टाइम आप सीख जाओगे, ठीक है। तो ये होता है सीक्वल। नो सीक्वल क्या होता है? नो सीक्वल होता है नो सीक्वल में काफ़ी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप हम देखते हैं, अगर की वैल्यू, सिंपल सा की वैल्यू पेयर देखते हैं। की वैल्यू मतलब मैं बोलूँगा स्टूडेंट की आईडी क्या है, फर्स्ट, ठीक है। स्टूडेंट का नेम क्या है, मैं बोल दूंगा नेम लेट्स सपोज ABC जो भी है, और मैं ऐसे डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मैं कैसे डिफाइन करूंगा? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर दूंगा जिसकी आईडी है 2, नेम है कुछ भी XYZ, और ऐसे ही उसके बाकी एट्रीब्यूट्स। तो ये हो गया अपना की वैल्यू पेयर जो नो सीक्वल है, जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि सीक्वल में एक बार आपका कॉलम डिफाइन हो गया तो उसमें एक नया कॉलम ऐड करना है। लेट्स सपोज मैंने एक सीक्वल में टेबल बनाया था मेरी ऐप के लिए, और वो ओवर द टाइम टेबल में 10,000 एंट्रीज हो गई। अब मेरे को एक और कॉलम ऐड करना है। लेट्स सपोज मेरे को एक और कॉलम ऐड करना है, और एक और कॉलम ऐड करने के लिए मेरे को हो सकता है बैक फिलिंग करनी पड़े। बैक फिलिंग क्या होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे पहले मेरे पास था आईडी, नेम, रोल नंबर, यहाँ पे था लेट्स सपोज रोल। अब मेरे को ऐड करना है यहाँ पे लेट्स सपोज जेंडर, ठीक है। अब जो 10,000 रिकॉर्ड्स बन गए हैं, अब जो 10,000 के बाद बनेगा उसमें तो जेंडर आएगा, ठीक है, क्योंकि हम कोड में से जेंडर पुश कर रहे होंगे। पर जो पहले 10,000 बन गए थे विदाउट दिस जेंडर कॉलम, वहां पे वो सारी वैल्यूज हो जाएंगी नल, ठीक है। तो आपको एक ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जो इन 10,000 रिकॉर्ड्स को पहले पिक करे और उन सबका जेंडर कैलकुलेट करे और फिर उनको पॉपुलेट करे। इसको बोलते हैं बैक फिलिंग। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं कंपनीज में। जब भी कोई एरर आता है या कुछ होता है, जो पिछले रिकॉर्ड्स में फॉल्ट आ जाता है, उनको बैक फिल करना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा माई सीक्वल में तो ठीक है। नो सीक्वल में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? नो सीक्वल में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप इसमें कुछ भी स्टोर कर रहे हो, आईडी, नेम, जो भी है, एक नई फील्ड ऐड करना इज़ फार मोर ईजी एज कंपेयर टू नया कॉलम ऐड करना इन सीक्वल, ठीक है। लेकिन जो मेन कंपैरिजन हम करते हैं सीक्वल एंड नो सीक्वल का, वो हम करते हैं कैप थ्योरम के ऊपर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैप। अब इसको फटाफट देखते हैं होता क्या है। कैप मतलब कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। कंसिस्टेंसी क्या होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी डेटाबेस चलते हैं उनका एक इंस्टेंस नहीं चलता। अगर मैं कल को एसक्यूएल चला रहा हूँ अपने पीसी में, उसका एक एसक्यूएल मेरा यहाँ पे पीसी में चल रहा होगा, ठीक है। बट जब मैं प्रोडक्शन में जाऊँगा तो उसका लेट्स सपोज कोई भी अमेजोन के सर्वर पे मैंने उस एसक्यूएल को चला रहा हूँ, तो उसका एक इंस्टेंस ना चल के मल्टीपल इंस्टेंस एक क्लस्टर के अंदर चलेंगे, ठीक है। मल्टीपल इंस्टेंस चलेंगे। और जब भी मैं मेरा कोड यहाँ से इस डेटाबेस से कुछ फेच करना चाहता है, क्वेरी करेगा, तो उसकी क्वेरी वन ऑफ द इंस्टेंस पे जाएगी, ठीक है, कोई भी एक इंस्टेंस पे जाएगी, और इनको बैलेंस करता है लोड बैलेंसर। अब मैंने ये बोल दिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं कैप थ्योरम के अकॉर्डिंग। कैप थ्योरम एक आपकी ट्राइंगल होती है, CAP। इसमें दो चीज़ें आप ले सकते हो, चाहे कोई डेटाबेस कंसिस्टेंट होगा, अवेलेबल होगा, और पार्टीशन टॉलरेंट नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी डेटाबेस तीनों चीज़ें उनके पास नहीं हो सकती। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई रीड करते हो ऑपरेशन, मैं ये बोलता हूँ, मेरी ऐप यहाँ से एक बोलती है कि राम नाम का स्टूडेंट है ना, उसकी मेरे को प्रॉपर्टीज़ दे दो। जो प्रॉपर्टीज़ इस इंस्टेंस से आएंगी, I3 इंस्टेंस से, वही प्रॉपर्टीज सेम I1 इंस्टेंस से आएंगी, राइट। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैंने पेटीएम में अपनी पेमेंट करी और मेरे डेटाबेस में
मेरे डेटाबेस में मेरे यूज़र के आगे वो पेमेंट स्टोर हो गई, ठीक है, तो मेरा राइट ऑपरेशन जो हुआ तो वो किसी एक इंस्टेंस पे हुआ, ठीक है। राइट ऑपरेशन मेरा लेट सपोज I1 पे हुआ। अब बाकियों में तो मैंने राइट क्वेरी नहीं चलाई ना, I2, I3, I4 पे, तो इन सब चीज़ों को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। जो मैंने I1 में स्टोर किया वो I2 में भी जाना चाहिए, वो I3 में भी जाना चाहिए, I4 में भी जाना चाहिए, बिफोर यूज़र सी हिज पेमेंट हिस्ट्री। लेट सपोज यूज़र ने अपनी पेमेंट की और तुरंत उसने अपनी पेमेंट हिस्ट्री देख ली, मतलब उसने अपनी पेमेंट की तो राइट हमने किया डेटाबेस में, है ना। यूज़र के लिए हमने लेट सपोज 100 रुपया पेमेंट उसने की, हमने स्टोर कर लिया, लेकिन ये किसी एक इंस्टेंस पे क्वेरी चलेगी। अब बाकी इंस्टेंस इसको रेप्लिकेट करेंगे, डेटा जो नया आया है वो अपने में स्टोर करेंगे, और ये जो टाइम होगा इसके पहले ही अगर यूज़र ने देख लिया पेमेंट हिस्ट्री, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिली सेकेंड में होता है सब कुछ, बट लेट्स से उसने देख लिया, तो क्या होगा, क्या अगर लेट सपोज उसने I1 में राइट किया था, अब उसकी रिक्वेस्ट जो राइट थी I1 में गई, जब वो अपना रीड कर रहा है पेमेंट हिस्ट्री तो लेट सपोज वो I2 में चली गई जहाँ पे अभी भी डेटा लेटेस्ट वाला नहीं आया, तो क्या होगा, तो SQL विल मेक श्योर कि अगर लेटेस्ट डेटा सारे इंस्टेंस कंसिस्टेंट नहीं है, अगर लेटेस्ट डेटा सब में नहीं है तो वो उतनी देर तक वो देगा ही नहीं। कंसिस्टेंसी पे बहुत फोकस करता है SQL। तो हमें कंसिस्टेंट डेटा चाहिए क्योंकि ओथ सर्विस है, यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस के कारण हमें टोकन्स, अगर मैं कल को टोकन अपडेट करता हूँ तो हर एक इंस्टेंस में अपडेट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि भाई आपने लॉगिन किया है, ठीक है, हमने आपको टोकन दे दिया है और हमने इंस्टेंस 1 में टोकन अपडेट कर दिया है, बट क्योंकि आपका जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो I3 में अगर आपकी रिक्वेस्ट जा रही है तो आपको टोकन कोई अलग ही दे देगा। वो मेरे को यूज़र को क्या दिखेगा, वो एक बार लॉगिन करेगा, फिर उसका बोलेगा कि ठीक है लॉगिन सक्सेसफुल, फिर ऐप खुलने ही जाएगी तो उसका, क्योंकि टोकन पुराने वाला पिक हो रहा है किसी और इंस्टेंस से, तो उसको हम बोलेंगे दोबारा लॉगिन करो, राइट। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी मतलब कि आपके जितने भी इंस्टेंस है वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। लेट्स सपोज ये यहाँ पे क्या लिखा, एवरी रिक्वेस्ट रिसीव अ रिस्पॉन्स विदाउट गारंटी दैट इट कंटेन्स द मोस्ट रीसेंट राइट, मतलब आप रिक्वेस्ट करोगे तो रिस्पॉन्स हमेशा आएगा, इसको बोलते हैं अवेलेबल, चाहे वो रिस्पॉन्स कैसा भी हो, चाहे वो कंसिस्टेंट हो, चाहे वो लेटेस्ट हो, चाहे ना हो, राइट। तो ये हमें नहीं चाहिए, एट द वेरी लीस्ट थिंग जो हमें नहीं चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा हमें चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। पार्टीशन टॉलरेंस क्या होता है, देखो डेटाबेस जब आपके बढ़ते हैं, लेट सपोज मेरे पास 20,000 रो हो गई तब तक ठीक है, 40,000 हो गई ठीक है, लेट सपोज 10 मिलियन रोज हो गई मेरे डेटाबेस के किसी टेबल में, राइट। अब मेरे को इतना बड़ा टेबल है, अब कल को मैं एक क्वेरी चलाऊंगा, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माई, ये जो भी टेबल है, लेट सपोज यूज़र टेबल है, यूज़र्स वेयर यूज़र ID इज इक्वल टू दिस, ये मैंने क्वेरी चलाई। अगर मेरी क्वेरी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो वो पूरा SQL का मेरा टेबल स्कैन करेगी 10 मिलियन रोज, इसको हम बोलते हैं LRQ, लॉन्ग रनिंग क्वेरी। जब भी आपकी एप्लीकेशन लेटेंसी ज़्यादा देने लगेगी तो वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि उसकी डेटाबेस क्वेरीज ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, ये हम देखेंगे बढ़िया। हमें जब लोग सब दिख रहे होंगे क्वेरीज के, तब आपको समझ आएगा कि कौन सी क्वेरी ज़्यादा टाइम ले रही है और उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, राइट। जिन लोगों को पता, उनको पता होगा कि ऑप्टिमाइज इंडेक्सिंग के थ्रू हो जाता है, राइट, इंडेक्सिंग, तो ये सब हम देखेंगे। बट अभी मैं आपको बताता हूँ पार्टीशन क्या होता है। मैं बोलता हूँ कि आपने इसमें स्टोर किया था डेट, इस टेबल में डेट स्टोर था, तो मैं क्या बोलता हूँ, इस टेबल को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं हम रो वाइज पार्टीशन। मैं बोलता हूँ जो फर्स्ट मंथ का डेटा है, ठीक है, उसका एक अलग टेबल बना दो, सेकेंड मंथ का अलग टेबल बना दो, ठीक है। मैं इसको बोल दूंगा फर्स्ट टेबल को यूज़र्स P1 पार्टीशन 1, इसको बोल दूंगा यूज़र्स P2 पार्टीशन 2। अब जब भी मेरा डेटा कोई रिक्वेस्ट करेगा, अगर उसने उस क्वेरी में बोला है कि डेट शुड बी बिटवीन लेट सपोज Jan to Feb, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे को Jan का डेटा चाहिए, तो मैं फर्स्ट पार्टीशन या फिर सेकंड पार्टीशन में जाऊँगा, राइट। मैं बोल रहा हूँ P1 में क्या होगा, Jan का डेटा होगा जनवरी का, P2 में क्या होगा फरवरी का, और ऐसे ऐसे P12 में क्या होगा दिसंबर का। और ये लेट सपोज मेरा 2024 ईयर का है, 2023 का डेटा मैंने आर्काइव कर दिया, ठीक है। 2024 पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लेटेस्ट डेटा चाहिए, लेटेस्ट टोकन्स चाहिए यार, राइट। तो टोकन्स का आपको समझ आ गया कि पार्टीशन टॉलरेंस मतलब द सिस्टम कंटिन्यूज टू ऑपरेट डिस्पाइट नेटवर्क पार्टीशन फेलियर, मतलब अगर मेरी कोई पार्टीशन फेल भी हो जाती है, ठीक है, P1 लेट सपोज मेरी फेल हो गई, फेल मतलब करप्ट हो गई, तब भी मेरा डेटाबेस काम करता रहेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल इंस्टेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कंसिस्टेंट तो है ही। अगर कंसिस्टेंट है तो पार्टीशन टॉलरेंट होना चाहिए। क्यों? अगर सिस्टम
में नेटवर्क पार्टीशन ब्रेक डाउन आ जाए तो वो क्या हो करेगा, मैसेज लॉस्ट हो सकते हैं। अगर मेरी P1 पार्टीशन में कोई राइट क्वेरी जा रही थी बट उससे पहले ही P1 फेल हो गया तो वो मेरी राइट क्वेरी ड्रॉप हो जाएगी। अब आपको पता होगा सीक्वल गारंटी देता है हमें एटोमिसिटी की, राइट, एसिड प्रॉपर्टीज जिसको पता हो। ए का मतलब होता है एटोमिसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन, डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। तो एसक्यूएल ये गारंटी करता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन रन करोगे, एक ट्रांजैक्शन मतलब जब हम कोई भी राइट क्वेरी या रीड क्वेरी चलाते हैं उसको बोलते हैं एक ट्रांजैक्शन। तो एसक्यूएल हमें गारंटी देता है कि वो एटॉमिक ट्रांजैक्शन होगी एंड कंसिस्टेंट होगी। मतलब या तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली रन हो जाएगी या फिर नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने राइट क्वेरी चलाई, ठीक है, और उसने एक इंस्टेंस पे राइट कर दिया, राइट, एक इंस्टेंस पे राइट कर दिया पर बाकी इंस्टेंस पे वो राइट नहीं कर पाई, राइट। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि एसक्यूएल उतनी देर वेट करेगा जितनी देर वो कंसिस्टेंट राइट नहीं हो जाता सब पे। इसीलिए एसक्यूएल में कंसिस्टेंसी की काफ़ी ज़्यादा हमें गारंटी मिलती है, ठीक है। अगर आपको और जानना है तो एसिड प्रॉपर्टीज आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। इंटरव्यू में भी सबसे ज़्यादा एसिड प्रॉपर्टीज ही पूछी जाती हैं। अब नो सीक्वल में आते हैं तो वो अगेन डेटाबेस की अप्रोच अलग है, ठीक है। तो कुछ डेटाबेस हैं नो सीक्वल ऐसे जो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कैसेंड्रा और सीलिया हो गया। तो ये इनमें कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है। अवेलेबिलिटी आप बोलोगे तो नो सीक्वल डेटाबेस ऑफन प्रायोरिटाइज अवेलेबिलिटी ओवर कंसिस्टेंसी, तो ये हमें नहीं चाहिए, राइट। अवेलेबिलिटी हमें नहीं, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। हमें टोकन्स हर जगह अपडेटेड वाले चाहिए। तो ये सब आप पढ़ सकते हो कि नो सीक्वल में क्या है। तो अभी तक हमारे में जो हमारे प्रोजेक्ट में होगा ओथ सर्विस में यूज़र्स, रोल, उसके रोल क्या है ये हमने डिस्कस किया था, टोकन्स, इनमें थोड़ा रिलेशन है, ठीक है। अगली वीडियो में आपको पता चलेगा जब हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होंगे या फिर ER डायग्राम बना रहे होंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इनमें वन टू मैनी रिलेशनशिप है और क्या होता है वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। तो थोड़े रिलेशंस हैं, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसके कारण ही हम सीक्वल डेटाबेस चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक था कि माई सीक्वल या नो सीक्वल क्या चूज़ करना है। अब नेक्स्ट आता है कि हम अपना VPS कैसे बनाएंगे, ठीक है। VPS मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब मैं कोड लिख रहा हूँ अपना, ठीक है, मैंने कोड लिख दिया अपना ओथ सर्विस का, ठीक है, ओथ सर्विस का मैंने कोड लिख दिया। अब मेरे पास क्योंकि मेरे को सब कुछ लोकल में करना है पहले, ठीक है, हमें सब कुछ क्लाउड पे नहीं करना क्योंकि काफ़ी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती है क्लाउड पे। तो मैं लोकल में अपना DB बनाने जाऊँगा, ठीक है। माई सीक्वल यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इस ओथ सर्विस को मेरे DB को कनेक्ट करना है। तो दो मेथड है यहाँ पे। सबसे पहला, आप अपना लोकल सिस्टम में ही सब कुछ यूज़ कर लो, ठीक है। सब कुछ मतलब जो भी उसकी रैम है, जो भी उसका CPU है, स्टोरेज है, वो सब कुछ आप अपने लोकल सिस्टम में ही रन करो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बना सकते हो। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो होगा उबंटू या फिर आप बोलते हो लिनक्स, ठीक है, वो सर्वर, ठीक है। तो हम अब ये सेटअप कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आने वाली वीडियोस में जब भी हम अपनी एप्लीकेशन के डोकर कंटेनर चलाएंगे, राइट, क्यूबरनेटिस चलाएंगे, ठीक है, या फिर माई सीक्वल चलाएंगे, तो ये सब मैं इसके अंदर कर रहा हूँगा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के अंदर। ये हमें, आप देखो, आपकी चॉइस है, या तो आप अपने सीधा टर्मिनल में ही माई सीक्वल रन कर सकते हो, वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको, या फिर आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि मैंने जो अपना PC है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक वर्चुअल मशीन सेटअप कर दी है, ठीक है। ये मैंने वर्चुअल मशीन यहाँ पे सेटअप कर दी है। जो लोग मैक यूज़र हैं, राइट, M1 वाले, वो यूज़ कर सकते हैं VM फ्यूज़न, ठीक है, VM फ्यूज़न, ठीक है, ये डाउनलोड कर लेना। तो मैंने क्या किया है, मैंने VM यूज़ किया। जो विंडोज़ पे हैं वो वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स क्या है, VM फ्यूज़न क्या है, ये वर्चुअल मशीन है। मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने PC के अंदर एक PC बनाया, उसको तो एक छोटी सी रैम दे दी, 2 GB की, CPU दे दिया, 2 कोर्स, और ये मेरा एक PC बन गया मेरे PC के अंदर। अब मेरा यहाँ पे कोड रन होगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा कोड है। अब मैं क्या करूँगा, आपके पास 2 मेथड है। एक तो जो आपकी वर्चुअल मशीन है उसमें आप सब कुछ सेटअप कर सकते हो, या फिर आप अपनी मशीन के अंदर ही सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने उबंटू लाइव सर्वर डाउनलोड किया है। कहाँ से करना है मैं बताता हूँ। उसको मैंने वर्चुअल मशीन में चलाया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपना कोड को, मेरे कोड को अगर माई सीक्वल का एक्सेस चाहिए
तो मैं माई सीक्वल को क्या करता हूँ, उसका एक इंस्टेंस चला लेता हूँ इस सर्वर में। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपका एक लोकल छोटा सा सर्वर हो गया आपके पीसी के अंदर जो चल रहा है। तो इसी को हम यूज़ करेंगे ताकि हमें सब कुछ चीज़ें अपने पीसी में ही देख पाएँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, राइट। तो अब आपको यहाँ पे कोई भी माई सीक्वल की क्वेरी चलानी है, वो क्या होगा, वो इस सर्वर पे जाएगी, वो जो कि आपके वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअल मशीन के अंदर ही चल रहा है। समझ पा रहे हो कि ये आपका एक सर्वर है जो आपकी मशीन के अंदर ही चल रहा है। एट द एंड जब आप AWS पे डिप्लॉय करते हो कोई चीज़, AWS पे डिप्लॉय करते हो, वो क्या है, वो भी तो एक सर्वर है, वो भी तो एक सर्वर है जो आप अपनी मशीन से एक्सेस कर रहे हो। बस मैंने क्या किया, इस पूरे सर्वर को उठाया और अपनी मशीन में मैं लेके आ गया, जिसको हम बोल रहे हैं वर्चुअल बॉक्स में चलाना, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अपने पूरे आगे वाले प्रोजेक्ट की सीरीज़ में ये सर्वर हमारा चल रहा होगा। यहाँ पे हम जो भी कोड करेंगे, ओथ सर्विस, टेम्पलेटाइजेशन सर्विस जो भी है, यहाँ पे वो सब रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर माई सीक्वल चलाना है तो, अगर काफका चलाना है तो, सब कुछ यहाँ पे डिप्लॉयड होगा। और जब ये सर्विसेज हमारी बन जाएंगी, इनको कंटेनराइज्ड करके हम इसी में ही डिप्लॉय करेंगे इस सर्वर में। इस सर्वर का जो हमारा VM बॉक्स या फिर VM फ्यूज़न है, इसका एक अपना IP एड्रेस एंड पोर्ट होगा, ठीक है। हम इस सर्वर को हिट कर पाएंगे, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं कैसे सेटअप करना है। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लेना, वर्चुअल बॉक्स ऐसे डाउनलोड कर लेना अपने यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मैक यूज़र हो तो VM फ्यूज़न कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है। जैसे VMware फ्यूज़न आप देख पा रहे हो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड करना है उबंटू लाइव सर्वर, ठीक है। अगर आप विंडोज़ पे हो या फिर सिंपल कोई भी मैक इंटेल वाला है तो आप ये उबंटू लाइव सर्वर डाउनलोड कर सकते हो। उबंटू की आपको इमेज डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सर्वर में जाओ, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड कर लो 22 LTS, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो। अगर आप मैक यूज़र हो विद M1 या M2 या M3 तो आपको क्या करना है, उबंटू ARM64 या फिर मैक M1 सर्वर डाउनलोड। एट द एंड AWS में भी उबंटू या फिर और कोई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे काली लिनक्स है, उबंटू है, ये सभी चल रहा होता है, राइट। तो उबंटू फॉर ARM यहाँ पे आओ और ये आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर आपको VMware फ्यूज़न खोलना है, ठीक है। जब आप VMware फ्यूज़न खोलोगे तो आपको फाइल सेलेक्ट करनी आएगी कि कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है। तो जो आपने डाउनलोड करी है उस इमेज को आप सेलेक्ट कर लोगे और उस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपका वो चल जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। मैं इसको चला रहा हूँ, उबंटू मेरा ARM सर्वर वर्चुअल बॉक्स में चल रहा है, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं। अब मैंने इसमें क्या करा है, अगले अपने प्रोजेक्ट में हम देख रहे होंगे कि हमारा LLD क्या है ओथ सर्विस का, जो मैंने बना लिया है, और हमारा डेटाबेस का स्कीमा कैसे होने वाला है। हम डेटाबेस की क्वेरीज चला के डेटाबेस बना रहे होंगे इस सर्वर के अंदर, ठीक है। तो उस सर्वर के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ कमांड्स बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये मैं दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल MySQL ऑन उबंटू, ये आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। जब आपका सर्वर चल जाएगा, ओके, तो ये कमांड रन करना है, उसके बाद ये कमांड रन करना है, उसके बाद ये आपको सर्विस ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपका जो रूट यूज़र होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, रुको। तो आपका जब MySQL यहाँ तक डाउनलोड हो गया एंड इंस्टॉल हो गया यहाँ तक, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखो MySQL विद सूडो चलाओ। सूडो मतलब क्या है कि मेरे को रूट वाला यूज़र जो है, सुपर यूज़र है, उसकी परमिशन है, यूज़र रूट है और मेरा पासवर्ड मैंने एंटर किया यहाँ पे। तो अगर आपका शुरू में आप चला रहे हो तो आप पासवर्ड आपका क्या होगा, पासवर्ड PASSWORD विद स्मॉल लेटर्स, इसको एंटर करो। ओके, ये मेरा खुद का उबंटू पासवर्ड पूछ रहा है, अब SQL पासवर्ड पूछ रहा है। तो ये मेरा MySQL स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे सर्विस MySQL स्टेटस। तो ये आपका स्टेटस वो बता रहा है कि कहाँ पे रन हो रहा है, कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये आपका SQL ऐसे रन हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला कि आपका जो कोड रन हो रहा होगा उससे आपको अपने सर्वर तक हिट करना है, यहाँ पे हिट करना है, ठीक है। तो ये कैसे करोगे, तो मैंने क्या बोला, ये मेरा सर्वर चल रहा है, ठीक है, ये मेरा सर्वर चल रहा है। मैं पहले इसका सबसे पहले IP एड्रेस लेके आऊँगा, IPADDR। तो इसका IP एड्रेस क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, रुको, 192.168.39.128
अब मैं क्या करूँगा, अपना टर्मिनल खोलूँगा, ठीक है। अब मैं इस सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, जो मेरा VM बॉक्स में मेरा सर्वर चल रहा है, मैं उसके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, SSH, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे अपना नाम दिया है, यूज़र नेम, उबंटू को इंस्टॉल करते वक्त वो यहाँ पे आपको देना है, जैसे मैंने दिया LPS के। उसके बाद अपना आपका IP एड्रेस दे देना है, एंटर करना है। SSH मतलब क्या है कि किसी रिमोट सर्वर को एक्सेस करना सिक्योरली, राइट। तो होता क्या है कि अगर आप AWS में भी कल को कुछ डिप्लॉय करते हो, अगर आपको उनकी मशीन का एक्सेस चाहिए तो आप उसमें SSH करोगे विद देयर यूज़र एंड IP एड्रेस, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो, ठीक है। तो आप जब पहली बार कर रहे हो तो आपको आएगा कि फिंगरप्रिंट आपको सेव करना है या नहीं, उसको येस कर देना, तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। तो आप उस सर्वर को, जो ये सर्वर है, तो कुछ भी आपको क्वेरी चलानी है या तो इस सर्वर के अंदर आके चला लो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चला लो, सूडो वगैरह जो भी है, या फिर आप अपने खुद के कंप्यूटर के टर्मिनल के अंदर चला सकते हो। तो हो क्या रहा है मैं आपको समझा देता हूँ, जो लोगों को नहीं समझ आया। हम कर क्या रहे हैं, हमारा ये PC है, ठीक है, हमने उसके अंदर एक लिनक्स सर्वर डाला है। तो ये लिनक्स सर्वर अपना है जो चलेगा, जो कि हमारा है उबंटू लाइव सर्वर। यहाँ पे हमारा कोड होगा किसी भी चीज़ का, लेट्स सपोज ओथ सर्विस, ठीक है। अब ओथ सर्विस को कुछ भी चाहिए, अगर MySQL चाहिए, काफका चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। और अगर मेरे को इस सर्वर को कंट्रोल करना है, या तो मैं सारे कमांड्स इसी में रन कर दूँ जो मेरा चल रहा है, या फिर मैं जो खुद का टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर लूँ इसके साथ, और इसको कनेक्ट करते हैं SSH के साथ, ठीक है। जो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे वो कमेंट कर देना, या फिर ChatGPT से पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। तो ये है आपका वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जहाँ पे हम सब कुछ डिप्लॉय कर रहे होंगे। MySQL का इंस्टेंस डिप्लॉय करना हो, डोकर डिप्लॉय करना हो, कुछ भी हो, वो हम यहाँ पे चला रहे होंगे, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो के लिए कि MySQL, NoSQL क्या होता है, क्या चूज़ कर रहे होंगे, और आपका एक छोटा सा सर्वर जो हम आने वाले वीडियोज़ में यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में हम देख रहे होंगे अपना लो लेवल डिज़ाइन ऑफ ओथ सर्विस, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा। फिर हम देखेंगे डेटाबेस में हमें क्या करना है, कैसा रिलेशनशिप है, ER डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्या होता है। जल्दी वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं हम, और लाइक करके जाओ, कमेंट करो कैसी वीडियो लगी। तब तक के लिए बाय बाय।